गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेर आईएएस में। तो हम पॉलिटी करंट अफेयर्स का ये हमारा 7वां लगभग वीडियो है और हम करीब 10 वीडियो में जो पूरा 1 साल का करंट है वो कंप्लीट कर देंगे। इसमें से आपको जो वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें तो आज हमें जो है ना एक हमारा नया इशू है, ये आईपीसी की धारा 188, इसके बारे में पढ़ना है। आईपीसी की धारा, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी की धारा 188 188। तो भाई ये जो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 188 है, एक्चुअल में है क्या और चर्चा में क्यों आई? देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी का आज जन्म दिवस भी है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिवसीय देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करी थी। मतलब 21 दिन का एक ये बड़ा लॉकडाउन था, तो इसकी घोषणा करी थी। अब आदेश आया कि आदेशानुसार कि लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने वाले को महामारी रोग अधिनियम 1897 कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा लॉकडाउन का, उसको महामारी रोग अधिनियम 1897, क्या भाई 1897 यानी एपिडेमिक, ये पहले इसमें से यही था। तो एपिडेमिक जो डिजीज एक्ट 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जो कि इस तरह के आदेशों का पालन न करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करेगा लॉकडाउन को, तो उसके लिए आईपीसी की धारा जो 188 है, इसके तहत सजा का प्रावधान है। अब भारतीय दंड संहिता आईपीसी 188 ये क्या है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो भाई महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 3, रोग अधिनियम 1897 की धारा 3, 1897 की धारा 3 के अधिनियम के तहत किए गए विनियमन या आदेश की अवज्ञा करने के लिए एक इसमें से जो आईपीसी की धारा जो है 188 के तहत ये प्रावधान करती है कि अगर मान लो आप इसका उल्लंघन करते हो, तो लोक सेवक द्वारा जारी किया आदेश के उल्लंघन पर आपको इसमें से सजा का प्रावधान हो सकता है। आईपीसी की धारा 188 के अनुसार जो कोई भी किसी लोक सेवक के द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश, जिसे प्रख्यापित या फिर आप कह सकते हो व्याख्यापित करने के लिए लोक सेवक जो विधि पूर्वक सशक्त है और इनमें से कार्य करने से बचे रहने के लिए वह अपने कब्जे या जो है प्रबंधनीय किसी भी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था कर सकता है, और अगर कोई व्यक्ति उनकी अवज्ञा करता है तो इस प्रकार की जो अवज्ञा है वो विधि पूर्वक नियुक्त व्यक्तियों को बाधा पहुंचाती है या फिर क्षोभ या क्षति जो कि पहुंचाती है, तो उसके तहत उसे 1 माह तक को क्या है सजा दी जा सकती है और 200 रुपए तक का उसको आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है। इसमें से इस सजा को अगर वो ऐसा दोबारा से करता है, इस प्रकार की अवज्ञा मानव जीवन और सुरक्षा संकट को पहुंचाता है, और वह अगर ये दोबारा करता है तो उसको 6 माह तक की सजा और 1000 रुपए का आर्थिक दंड से उसे आर्थिक दंड उसे 1000 रुपए का दिया जा सकता है। देखो एक्चुअल में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कोविड-19 जो कि एक मुख्य तौर से व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, तो इसके चलते जो पहली बार आपको ये कोरोना जो है, ये सारा सब कुछ अगर मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे पढ़ाऊंगा, तो देखो कोरोना जो है ना, ये पहली बार चीन के वुहान शहर वर्ष 2019 के अंत में सामने आया। तब इसके कारण कम से कम 170 देश आसपास प्रभावित हुए और लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए और बहुत ज्यादा जो कैजुअलिटी हुई।
तो इस महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत में कई राज्यों ने सार्वजनिक सभाओं को कम करने के उद्देश्य से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं जैसे कि ऐसे उपायों को लागू किया, और देश के लगभग सभी जो राज्यों में कार्यालय, स्कूल हो गया, संगीत सम्मेलन हो गए, मंदिर हो गए, शादियां हो गई, इन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। तो WHO ने दुनिया भर के राष्ट्रों में जो सरकारों में महामारी को कम करने के उद्देश्य से इसकी बात कही थी कि भाई आप सामुदायिक स्तर पर जो संचरण को रोकने के लिए कार्यवाही का आग्रह किया था। WHO ने लॉकडाउन की बात करी थी। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, याद होगा आपको, 22 मार्च यानी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा करी गई, और इसके बाद जो है कई राज्यों में लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी गई। इसके बाद रिसेंटली उसी टाइम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 दिनों की देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी और भारतीय जनता से सख्ती से इसे पालन करने के लिए आह्वान किया गया, और यही धारा 188 जो है इसके लिए काफी आवश्यक है। तो भाई जो अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हो तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत 2 प्रकार के अपराध दिए गए हैं। एक तो ये कि यदि किसी लोक सेवक के द्वारा आप विधि या वो फिर कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है और उसमें से अगर आप उनका उल्लंघन करते हो, किसी को आप क्षति पहुंचा सकते हो, क्योंकि ये जो बीमारी है पेंडेमिक कोविड-19 ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से फैलती है। तो उसके लिए प्रॉपर प्रावधान किया गया है कि भी जो है आपको 200 रुपए का जुर्माना या 1 माह का कारावास हो सकता है। ठीक है, तो ये मुद्दा आपने धारा 188 देख लिया है। ओके, इसके बाद आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के अधिवास नियम, JNK के अधिवास नियम। जम्मू कश्मीर के अधिवास नियम से संबंधित अगर हम बात करें तो ये भी देखो, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित जो मैटर आता है, ये केंद्र सरकार ने अपने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो है राज्यों, मतलब जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 जो है JNK रीऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें से इसके अंतर्गत कुछ नियम हैं, और इसमें से जो है ऑर्डर 2020 की धारा 3A के तहत राज्यों के अधिशासियों को पुनः परिभाषित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके तहत जो है अडॉप्शन ऑफ स्टेट लॉ, अडॉप्शन जम्मू कश्मीर, इंग्लिश से हिंदी में ही लिख देता हूं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन राज्य कानूनों का अनुकूल आदेश 2020 की धारा 3A के तहत राज्य के अधिवासियों को पुनः परिभाषित किया गया है। इसमें से अधिसूचना के अनुसार जो भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश में 15 वर्ष की अवधि से रह रहा हो या 7 वर्ष तक वहां अध्ययन किया हो, तो जम्मू कश्मीर स्थित शैक्षणिक संस्थान में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुआ हो या नवीन जो अधिवास परिभाषा में शामिल होगा, जो नवीन अधिवास परिभाषा है। इस आदेश के माध्यम से जो जम्मू कश्मीर नागरिक सेवाओं, जैसे कि इसके लिए विशेष प्रावधान अधिनियम जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस जो स्पेशल प्रोविजंस एक्ट को कैंसिल कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया था। क्या थे प्रावधान भाई? ये देखो, संविधान का जो है अनुच्छेद 35A जो कि अब निरस्त हो चुका है, 370 जब निरस्त किया गया था, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा को जम्मू कश्मीर के अधिवासियों जो हैं वहां के रहने वाले लोगों को परिभाषित करने का अधिकार देता था ये। तब ऐसे में जो निवासी ही वहां नौकरी और जो वहां की अचल संपत्ति थी तो उसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हुआ करते थे। तो ये आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो अनुच्छेद 35A है इससे संबंधित बात करता था। और नवीन जो अधिसूचना के लाभार्थी कौन कौन, तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई इसमें जम्मू कश्मीर में निवास करने वाले ऐसे लोग जिनके बच्चे
रोजगार, व्यवसाय या अन्य कोई पेशा या आजीविका कारणों से जम्मू और कश्मीर से बाहर रहते हैं, लेकिन उनके माता पिता जो हैं कुछ शर्तों को पूरा करने में शामिल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो नवीन बदलाव का उद्देश्य ये था कि अखिल भारतीय सेवा, सार्वजनिक उपक्रम और केंद्र सरकार के जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं तो उनको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वैधानिक निकाय या ऐसे यूनिवर्सिटी जो मान्यता प्राप्त अनुसंधान जैसे कि मतलब गवर्नमेंट अनुसंधान है, तो इसमें जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष सेवा प्रदान की हो, उनके बच्चों को अधिवास की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के राहत और पुनर्वास आयुक्त प्रवासियों जैसे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर जो माइग्रेंट के तहत प्रवासी के तौर पे पंजीकृत व्यक्तियों को नवीन परिभाषा में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर से अधिवास से संबंधित नियमों की बात करी गई है। अब प्रमाण पत्र जो जारी करता अधिकारी कौन होगा, तो इसमें अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत तहसीलदार को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक सक्षम अधिकारी के तौर पे अथोराइज किया गया है। अब राज्य कानून में संशोधन ये हुआ है कि जो पूर्ववर्ती जेएनके का कानून था उसमें 29 कानूनों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि जो संविधान 109वें संशोधन के अंतर्गत ये बात करी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जेएनके से संबंधित अधिवास के नियम हैं। अगला हमारा जो है यानी जो अगला मामला है वो है ईश्वन। बहुत ये मतलब अक्सर क्वेश्चन इसमें हर एक इंटरवल में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो है केशवानंद भारती, इसे मैं पूरा समझा दूंगा क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल राज्य का मामला था। जरा इसे पूरा सुन लो। देखो, आधारभूत संरचना मैं इसके अंतर्गत बताऊंगा कि आधारभूत जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आधारभूत संरचना की सूची शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ, और एक मामला सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार का मामला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और आरसी कपूर वर्सेज भारतीय संघ मामला जो कि है एक दूसरा है मदन राव सिंधिया वर्सेज भारतीय संघ मामला। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित पूछा जा सकता है। एक्चुअल में चर्चा में क्यों आया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 47 वर्ष पूर्व जो केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य यानी 24 अप्रैल 1973 में संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का एक ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया था। इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये डेट भी पूछी जा सकती है, मतलब ये 1973 याद रखिएगा, जरूरी नहीं है ये मतलब एग्जैक्ट डेट 24 अप्रैल पूछ ले। इसमें से 13 न्यायाधीशों वाली पीठ ने 7-6 के बहुमत से ये निर्णय ये पास किया था। अब संविधान की आधारभूत संरचना अनुलंघनीय है, मतलब इसका उल्लंघन नहीं हो सकता है, इसे संसद द्वारा परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता है। आधारभूत संरचना को इस निर्णय के बाद भारतीय संविधान में एक सिद्धांत के तौर पे इसको मान्यता प्राप्त हुई है। अब भाई संविधान की आधारभूत संरचना की बात करें यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान की आधारभूत संरचना का मतलब है कि संविधान में निहित उन प्रावधानों से जो संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता हो, और इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी इनको नहीं हटाया जा सकता है। ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सार तत्व जो कि जनमानस के विकास के लिए जरूरी है, और नकारात्मक तौर से ये प्रभावित होगा अगर ऐसा होता है। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसके सिद्धांत के विकास की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति क्या होती है एक्चुअल में, इस पर भारतीय संविधान को अपनाने के बाद से ही बहस छिड़ी हुई है। अब देखो, संसद को पूर्ण शक्ति के बारे में अगर बात करें तो स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामला आता है शंकरी प्रसाद
शंकरी प्रसाद बनाम भारत, सॉरी, हाँ, ये भारत सरकार, ये 1951 में ये मामला आता है। एक दूसरा मामला आता है इसके बाद सज्जन सिंह, ये कभी कभी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कि सीक्वेंस इनका, तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, और ये खुद करके इनका डिटेल करके आना है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ये कब आता है? 1965 में, 1965 में। इन मामलों में न्यायालय निर्णय देते हुए जो संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति देता है। मतलब ये जो मामले हैं दोनों में, शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ में भारत सरकार और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में, संसद को पूरा राइट्स है उसके मतलब संशोधन करने में। इसका कारण यह माना जाता है कि स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन जो राजनीतिक नेतृत्व पर विश्वास जताया, क्योंकि उस समय जो है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सदस्य जो संसद सदस्यों के तौर पे सेवा कर रहे थे, तो उस समय की जो कोर फिलॉसफी थी, हम जब आजाद हुए, आजादी से पहले पूरा आंदोलन हुआ, तो हमें जो शोषित तबका है, जो समाज का कुचला हुआ तबका है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाना है, शोषित वंचित पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो जो कोर फिलॉसफी थी, उनका मुख्य उद्देश्य था, और जो इस बात का आह्वान करते थे, वो बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्वतंत्रता के बाद जो संसद सदस्य के तौर पे चुने गए थे। तो जो न्यायालय को लगा कि भाई ये वही आदमी है, और उन पे विश्वास जताया। अब इसमें से मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं, तो जब सत्तारूढ़ सरकारों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए संविधान में संशोधन करना चाहा, तब गोलकनाथ वर्सेज जो है एक मामला आता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये कब आता है? ये 1967 में आता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद जो है अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ना ही इनको समाप्त और सीमित नहीं कर सकती है, ठीक है। ये मामला ये गोलकनाथ वर्सेज पंजाब सरकार के अंतर्गत ये मतलब कोर्ट कहता है। तो इसमें से और ये भी कहा गया कि भाई इस मामले में और भी डेवलपमेंट है, ये आपके लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन और भी डेवलपमेंट है, तो देख लीजिएगा, क्योंकि अगेन मैं बोल रहा हूँ, इस वजह से टाइम पीरियड लिखते चल रहा हूँ, क्योंकि ये सीक्वेंस पूछ लेता है कौन सा मामला कब हुआ। मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित जो है कि संशोधन नहीं हो सकता है, पहला ये मामला आता है। संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव की बात आती है, तो 1970 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन सरकार के द्वारा आरसी कपूर वर्सेज भारत संघ 1970 में एक मामला आता है, और मदन राव सिंधिया वर्सेज भारत संघ 1977 में एक और मामला आता है। इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को बदलने के लिए संविधान में जो आर्टिकल है 24, 25, 26 और 29 में व्यापक संशोधन किए गए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आरसी कपूर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी सरकार के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जो निर्णय था इसको अवैध घोषित किया था, जबकि माधवराव सिंधिया जो हैं तो इस मामले में पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रिवी पर्स को समाप्त करने संबंधी संशोधनों को अवैध घोषित किया था। तो ये दोनों मामले थे। अब केशवानंद भारती मामला आता है, तो उसमें से अनुच्छेद 24, 25, 26 और 29, तो वे जो इनमें जो संविधान संशोधनों और गोलकनाथ मामले के जो निर्णय को केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई कि जो गोलकनाथ मामले में कहा गया कि संशोधन नहीं हो सकता है, क्योंकि गोलकनाथ मामले का यह निर्णय 11 न्यायाधीशों द्वारा किया गया था। ये जो इसमें से 11 न्यायाधीशों की पीठ थी, तो इस मामले में सुनवाई के लिए बड़ी पीठ की आवश्यकता थी, क्योंकि ऑलरेडी एक मामला जो 11 न्यायाधीशों की पीठ थी, तो ये जो मैंने आपको बताया
ये जो आपका मामला आता है केशवानंद भारती, तो इस वजह से इसमें जो पीठ बनाई गई थी वो 13 न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई थी। ठीक है, तो इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया, जहां पे प्रख्यात जो कानूनविद नानी पालकी वाला नानी पालखी वाला या पालकी वाला दोनों बोलते हैं, लेकिन उनका नाम एक्चुअल में है पालखी वाला, नानी पालखी वाला, और फली नरीमन और सोलो सोराब जी, इन्होंने सरकार के खिलाफ मामला प्रस्तुत किया। अब आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया। केशवानंद भारती की संवैधानिक पीठ में सदस्यों के बीच एक गंभीर जो है वैचारिक मतभेद देखने को मिला, और इस पीठ ने 7-6 से निर्णय दिया कि संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, तो उसके तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। आधारभूत संरचना की सूची की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना को परिभाषित नहीं किया, परंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को जैसे कि आधारभूत संरचना के रूप में निर्धारित किया। अब यहाँ संघवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, ये तब से अदालत ने इस सूची का क्या है निरंतर विस्तार किया। अब सर्वोच्च न्यायालय को जो है मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना के तौर पे कुछ जैसे ये डिसाइड नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर उसके बाद जैसे कि कुछ केसेस आते हैं तो एक डेवलपमेंट के बाद कुछ आ जाता है, तो उसमें ऐड बता दिया जाता है कि भाई ये चीज संविधान का जो है ये आधारभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो क्या क्या है, जैसे ये पूछा कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है, तो संविधान की सर्वोच्चता, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। संविधान की सर्वोच्चता की सुप्रीम है, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और याद होगा इसी वजह से एनजेसी को निरस्त कर दिया गया था, यही कहेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, और मामले क्या थे, सॉवरेनिटी, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज, ये सभी संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कल्याणकारी राज्य, ये भी है ध्यान रखिएगा, कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल होती है। देखो इसका एक्चुअल में महत्व क्या है। किसी भी देश का संविधान उस देश के मौलिक नियमों का एक दस्तावेज होता है। ठीक है, मौलिक नियमों का दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज के आधार पर अन्य सभी कानून बनाए जाते हैं और इनको लागू किया जाता है। संविधान के कुछ भागों को अन्य प्रावधानों की तुलना में विशेष दर्जा दिया जाता है। संविधान के ये भाग व्यापक संविधान संशोधन की जो संविधान की रक्षा करते हैं। आधारभूत संरचना के महत्व को सर जो SR मुंबई वर्सेस भारत सन 1994 में एक मामला आता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राष्ट्रपति द्वारा भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन सरकारों की बर्खास्तगी जो है धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक है। तो ये प्रॉपर इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आधारभूत संरचना की आलोचना कि जैसे आलोचकों ने इस सिद्धांत को अलोकतांत्रिक कहा, क्योंकि न्यायाधीश जो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, संसद द्वारा पारित किए गए संविधान संशोधन का अवैध घोषित करके न्यायिक अतिक्रमण करते हैं, जबकि समर्थकों ने इसे बहुलवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ सुरक्षा के तौर पे माना। तो ये मामला पूरा निकल के आया था। ठीक है, चलो दूसरा मामला, संविधान की 9वीं अनुसूची। आप अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में, संविधान की 9वीं अनुसूची। तो इस संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो ये चर्चा में
ये देखो, तमिलनाडु में तमाम जो राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर करके राज्य में जो मेडिकल पाठ्यक्रम है तो उनमें ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इसके अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण देने के जो केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। अब साथ ही याचिका से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की मांग भी है वो करी गई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 का उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किया जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने प्रश्न किया कि मौजूदा मामले में किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, वो ये भी पूछा। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले के बाद आरक्षण संबंधी प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित मांग की जा रही है ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान किया जा सके। अब संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानें तो संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है और इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो एक्चुअल में 9वीं अनुसूची ये है। 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में पहली बार जो है पहले संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में इसको ऐड किया गया और यह पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया था। अब देखो, संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31 बी के तहत संरक्षण प्राप्त हो जाता है। अब 9वीं अनुसूची प्रकृति में जो है वो पूर्वव्यापी और न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह उस तारीख से संवैधानिक तौर से उसे वैध माना जाएगा। और पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में कुल 13 कानून शामिल किए गए थे, जिसके बाद जो संविधान संशोधन में किए गए अब तक कानूनों की जो संख्या है वो करीब 284 के आसपास है। कितना भाई? 284 के आसपास है। 9वीं अनुसूची की जो मैंने बारे में बता दिया है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इतनी जरूरी नहीं है इसकी, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में देखा। दूसरा इशू है हमारा जो है आरक्षण। बड़ा मामला है, हर 10 दिन में तो ये आता ही आता है न्यूज में। मौलिक अधिकार नहीं, इसे पढ़ाया था मैंने, याद है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तो बस ये सुन लो, ये मामला आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद 32 के तहत जो एक दायर याचिका में यह खारिज करते हुए कहा कि भाई जो रिजर्वेशन है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। और वही जो तमिलनाडु वाला मामला था, तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। दूसरा एक मामला आता है इसके बाद जो आरक्षण संबंधी, देखो ये आप खुद देख लेना, आरक्षण संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान है, यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार पक्का पूछा जाएगा, हालांकि क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है ना। एक दूसरा मामला आता है, यहां से भी क्वेश्चन इस बार बन सकता है, वंशधारा नदी जल विवाद। अब वंशधारा नदी जल विवाद देखो, वर्ष 2009 में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन दोनों राज्य के मध्य जो है वंशधारा नदी जल विवाद उत्पन्न हुआ। इसके समाधान को लेकर के आंध्र प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार ने वार्ता स्टार्ट करी, वार्ता इनके बीच हुई। अब देखो, वर्तमान जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसमें जो शीघ्र ही वंशधारा और जो नागावली नदी की इंटरलिंकिंग को भी पूरा किया जाना है। और इसमें से जो मड्डू वालसा परियोजना है, ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है, तो मड्डू वालसा परियोजना, ठीक है, इसका भी विस्तार किए जाने की योजना बनाई है। मड्डू वालसा परियोजना आंध्र प्रदेश के जो श्रीकाकुलम जिले के मध्य सिंचाई परियोजना है, ये भी पूछा जा सकता है ये पॉइंट। और इस परियोजना का जल ग्रहण श्रीकाकुलम और जो है विजयनगरम 2 जिलों में फैला हुआ है। इस परियोजना में जो जलाशय के लिए पानी का मुख्य स्रोत है वो स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है ना, स्वर्ण रेखा जिसे आप कहते हो, और ये नागवली नदी में एक इंटरलिंक के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। इससे संबंधित एक मामला आ सकता है।
अब विवाद की पृष्ठभूमि में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा फरवरी 2009 में अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है, नदी जल विवाद है, अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत वंशधारा नदी जल विवाद के समाधान के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण के लिए अधिकरण के गठन के लिए केंद्र सरकार के में ये शिकायत करती है। और उड़ीसा सरकार का ये पक्ष था, जो उड़ीसा गवर्नमेंट ये थी, इसका ये पक्ष था कि भाई आंध्र प्रदेश के जो है कटरागार में जो वंशधारा नदी है, तो वंशधारा नदी पर निर्मित तेज बहाव वाली जो नहर है, इसके निर्माण के कारण नदी का विद्यमान तल सूख जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप भूजल और नदी का जो बहाव है वो प्रभावित होगा। तो ये एक केस आता है वंशधारा नदी का। तो बस इसमें से एक ये ध्यान रखना किस किस राज्य के बीच है, और ये एक्चुअल में इसके जो जो मैंने अभी आपको परियोजना बताई है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ऑनलाइन विवाद समाधान को बढ़ावा, ऑनलाइन विवाद समाधान को बढ़ावा देना। अब भाई देखो, रिसेंटली नीति आयोग ने आगामी जो है ओमिदया नेटवर्क इंडिया के साथ मिलकर के ऑनलाइन विवाद समाधान को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित करी थी, ओमिदया नेटवर्क इंडिया के साथ। ठीक है, अब देखो, वर्चुअल बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रमुख सरकारी मंत्रालयों के जो सचिव हैं, तो उद्योग जगत के जो अग्रणी लोग हैं, कानून के विशेषज्ञ और प्रमुख उद्यमियों ने भाग लिया है। इस बैठक में सामान्यतः विषय जो है तो भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सुनिश्चित करने की सहयोग पूर्ण रूप से एक दिशा है। और इसमें से ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ODR भी कहते हैं, ये शॉर्ट नाम ध्यान रखिएगा, बस यही लिख के पूछ सकता है और तब आपको समझ नहीं आएगा। तो ऑनलाइन विवाद समाधान जो तंत्र है, इसमें वैकल्पिक विवाद समाधान जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इसकी डिजिटल जो तकनीकी का उपयोग करके विशेष तौर से छोटे और मध्यम किस्म के जो विवाद हैं, इन पे बातचीत और इनके बीच जो तनाव है तो उसको कम करना, और जो बीच बचाव के लिए मध्यस्थता और माध्यम में समाधान करना है। ये जो विधि है, इस विधि में विवादों में समाधान की एक सुविधा के लिए सभी पक्षों द्वारा ऑनलाइन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, और ऑनलाइन विवाद समाधान विवाद को कुशलतापूर्वक किफायती ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये एक मामला है ऑनलाइन विवाद समाधान का। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। एक दूसरा मामला आता है आरोग्य सेतु ऐप और प्राइवेसी संबंधी कुछ चिंताएं और निजता संबंधी चिंताएं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में सरकारी एजेंसियों और जो तीसरे पक्ष के साथ इसके डेटा को साझा करने को लेकर के कुछ गाइडलाइन दी थी। तो ये देखो कि कई विशेषज्ञों ने आरोग्य सेतु ऐप की जो प्रभावकारिता और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। इसके साथ ही जो है कानूनी विशेषज्ञों ने आरोग्य सेतु ऐप की गोपनीयता नीति पर भी चिंता जाहिर की थी। विशेषज्ञों का मानना है, उनका मत है कि सरकार को आरोग्य सेतु ऐप की जो डेटा संबंधी नीति को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानूनों के साथ संलग्न करना चाहिए, और वर्तमान में भारत सरकार का जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल है वो संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने की प्रक्रिया में है अभी। ठीक है, अब कोविड-19 और व्यक्तिगत डेटा का महत्व की बात करें तो इस संबंध में IT सचिव जो थे वो प्रकाश साहनी साहब, यानी अजय प्रकाश नाम था उनका, तो अजय प्रकाश साहनी जी के द्वारा एक आदेश के अनुसार कोविड-19 महामारी को उचित ढंग से संबोधित करने के लिए स्वास्थ्य जो प्रतिक्रियाएं हैं, तो स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं और नीतियों का निर्माण किया जाना जरूरी है, जिसके लिए नीति निर्माताओं और जो आम लोगों के व्यक्तिगत डेटा की आवश्यकता है। अब एक व्यक्ति से मतलब है कि उन लोगों से जहां की मतलब या तो वो संक्रमित है या उसके लिए संक्रमित होने की उच्च जोखिम है या संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में है, तो ये जो ऐप है ये उन व्यक्तियों को एक तरीके से मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। तो इसी को लेकर के बात करी, मतलब उनने अपना पक्ष रखा। अब इसमें निजता यानी उनके डेटा संरक्षण की बात हो रही है। जो विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट है वो कहते हैं कि चलो सब ठीक है, लेकिन आप निजता संबंधी यानी डेटा के लिए किसी जो नागरिक का डेटा चोरी ना हो तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, इसके संबंधित क्या नियम बनाए हैं।
तो ये आरोग्य सेतु ऐप निजता संबंधी कुछ मामले रहे हैं। ठीक है, अब किस प्रकार से डेटा जो है एकत्रण करेगा आरोग्य सेतु ऐप, तो इसमें से आरोग्य सेतु जो ऐप है इसके माध्यम से एकत्र किए गए डेटा को मुख्य तौर पे 4 श्रेणियों में क्लासिफाई किया जाएगा। एक जनसांख्यिकी संबंधी डेटा होगा, एक संपर्क संबंधी डेटा होगा, दूसरा स्व मूल्यांकन संबंधी डेटा होगा और स्थान संबंधी डेटा होगा। 4 प्रकारों में से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो एक ये मामला निकल के आता है। तो यहां तक आपने ये चीजों को देखा। एक दूसरा इशू है रणवीर सिंह समिति। रणवीर सिंह, देखो भाई, रणवीर सिंह समिति रिसेंटली जो है केंद्रीय मंत्रालय ने, केंद्रीय जो गृह मंत्रालय थी, तो वैवाहिक दुष्कर्म और इच्छा मृत्यु, यौन अपराधों और राष्ट्रद्रोह जैसे कि कुछ गंभीर और संवेदनशील अपराधों की जो परिभाषा है, इस पे पुनः विचार करने के लिए एक 5 सदस्यीय राष्ट्र स्तरीय समिति का गठन किया था। और गृह मंत्रालय के द्वारा गठित इस समिति ने 49 के तहत अपराधों को पुनर्विचार करने के लिए चुना था। इसमें से समिति हिंसक घटनाओं के विशेषज्ञ कानूनों की शुरुआत करने पर भी विचार कर रहे हैं कि भाई जो कानून है तो उनकी शुरुआत कैसे करी जाए। इसमें भीड़ के द्वारा जो है की जाने वाली हिंसा, जिसे ये मॉब लिंचिंग कहते हैं, और एक दूसरी होती है सम्मान की रक्षा के हेतु रक्षा, जिसको ऑनर किलिंग, ये सभी इसमें से ये केस शामिल है रणवीर सिंह। अब देखो, एक्चुअल में जो आपराधिक मामलों में सुधारों के प्रयास से संबंधित जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया, इसमें निर्णय देश की जो आपराधिक न्याय प्रणाली, जो क्रिमिनल ज्यूडिशियल या जस्टिस सिस्टम है, इसमें सुधार लाने का एक प्रयास है। इसमें से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वर्तमान जो कुलपति डॉक्टर रणवीर सिंह को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और जो कि दिसंबर 2019 में संसद ने भीड़ हत्या यानी जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं काफी बढ़ गई थी, तो इसमें अलग कानून की मांग की थी। और गृह मंत्री ने इसकी जानकारी दी थी कि ऐसे मतलब जो कि सरकार ऐसे मामलों को लेकर के आईपीसी और सीआरपीसी में एक बदलाव करने जा रही है। तो आपराधिक कानूनों के संबंधित कुछ अधिकारों को लेकर के प्रयास हैं कि भाई इसमें से जो है एक आता है मलिमत समिति, आप इसे देख लीजिएगा, ये 2003 में गठित हुई थी। एक आती है माधव मेनन समिति 2007 में, ये प्लीज देख लीजिएगा। और न्यायमूर्ति जीएस वर्मा समिति जो कि 2013 में गठित हुई थी। इन तीनों समितियों को थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही जरूरी है। और ये राजद्रोह का मामला जो है, भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड है, तो इसकी धारा 124A को ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के विचारों जो हैं तो उनके दमन करने के उद्देश्य से अगर हम बात करते हैं, उनके दमन करने के उद्देश्य से जो बात करते हैं, तो उनके दमन करने के उद्देश्य से लाया गया था। ऐसे में देश की स्वतंत्रता जो है, एक दूसरा मामला है मराठा कोटा का। देखो, मराठा कोटा का क्या मामला है, जो है उच्चतम न्यायालय ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका SLP स्पेशल लीव पिटीशन जो है अनुच्छेद 136 पर दैनिक आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम सुनवाई शुरू करने के लिए तैयार हो गया था। अब इसमें एक्चुअल में इसके मुख्य बिंदु क्या थे कि जो देखो, शीर्ष न्यायालय जो है राज्य में इस कोटा के तहत जो स्नातकोत्तर डॉक्टर हैं और जो दंत चिकित्सक हैं, तो उनको दंत चिकित्सकों और पाठ्यक्रमों में प्रवेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई करी। SLP द्वारा जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो उस निर्णय को चुनौती दी गई जिसमें से राज्य के सामाजिक, शैक्षणिक और पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2018 के तहत मराठा कोटा की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया था। अब भाई SCBC जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, तो SCBC अधिनियम के तहत जो है राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में है जिनमें से आरक्षण की सीमा 50% से अधिक है, लेकिन आपको याद होगा इंदिरा साहनी केस में 1992 में कहा गया था कि भाई जो आरक्षण है वो 50% से ऊपर की सीमा को सरपास नहीं कर सकता है। अब मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों के द्वारा जो है SCBC एक्ट 2018 में संशोधन की संवैधानिकता को है, इसकी वैधता को चुनौती दी गई, जो कि वर्ष 2019-20 में MBBS पाठ्यक्रमों में मराठा आरक्षण की अनुमति देता है।
अब भाई जुलाई 2019 में बॉम्बे न्यायालय के द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया और उच्चतम न्यायालय द्वारा भी बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए इस कोटे पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार भी कर दिया था। अब रिसेंटली जो उच्चतम न्यायालय द्वारा मेडिकल छात्रों द्वारा दायर की गई जो स्पेशल लीव पिटीशन थी, इसमें अंतरिम रोक न लगाते हुए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि भाई शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए जो स्नातकोत्तर चिकित्सक हैं और दंत चिकित्सक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जो 12% कोटा व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा। एक्चुअल में अब मराठा कोटा की, अब मैंने ये तो बता दिया, लेकिन मराठाओं के बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो भाई, यह महाराष्ट्र का एक राजनीतिक तौर से सशक्त समुदाय रहा है। इसमें से मुख्य तौर पे बड़े बड़े किसान शामिल रहे हैं, बड़े बड़े भूस्वामी शामिल रहे हैं। इस समुदाय में अगर हम बात करें तो ये समुदाय के करीब राज्य में जो कुल आबादी है 1/3 हिस्सा है। और 1960 में राज्य गठन के बाद से राज्य के अधिकांश मुख्यमंत्री इसी मराठा समुदाय से आते रहे। अधिकांश मराठा लोग मराठी भाषी हैं, लेकिन सभी मराठा भाषी जो लोग हैं वो मराठा समुदाय से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा है बिलोंग करते हैं। अब ऐतिहासिक दृष्टि से इस समुदाय को बड़े बड़े भूस्वामी, बड़े बड़े किसानों के तौर पे और एक योद्धा जाति के तौर पे भी इसे पहचाना गया है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भूमि के विभाजन को लेकर के, कृषि जन्य समस्याओं को लेकर के, इसकी वजह से जो मध्य वर्ग है और निम्न वर्ग, इसमें क्लैश देखने को मिला है। दूसरी समुदायों की जो समृद्धि थी वो भी गिरावट आई है। इसके चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी पिट गई है। और मराठा समुदाय जो है इसके लिए मतलब वो अब बोल रहा था कि मुझे अपने राइट चाहिए, तो इसको लेकर के वो लगातार अपनी आवाज उठा रहा था। तो ये एक्चुअल में मराठा कोटा से संबंधित ये मामला था। दूसरा है न्यायिक अवमानना, याद होगा न्यायिक अवमानना। रिसेंटली जो न्यायालय ने जो मतलब स्वतः संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, पहले ये आम आदमी पार्टी में थे और बहुत ही अच्छे वकील हैं, तो प्रशांत भूषण जी के विरुद्ध न्यायिक अवमानना की कार्यवाही सुमोटो से ये स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने ये मामला मतलब ये जो है इसकी सुनवाई, इनके विरुद्ध न्यायिक सुनवाई शुरू करी। इस मामले में सुनवाई में जो है न्यायाधीश अरुण मिश्रा जी की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ कर रही थी। और पीठ में न्यायाधीश जो है BR गवई, न्यायाधीश कृष्णा मुरारी शामिल थे। और इस घटना से पूर्व वर्ष 2009 में भी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय की आपराधिक अवमानना का केस दर्ज हुआ था। अब यह मामला एक्चुअल में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के द्वारा किए गए ट्वीट पे था। इन्हें ट्वीट किया था जिसमें से सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर पोस्ट किए गए जो कथित अवमानक ट्वीट या सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना के तौर पे इसे माना गया। प्रशांत भूषण लगातार न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं। वो एक तरीके से मतलब इसमें बहुत एक्टिव रहते हैं और बड़े वकील तो हैं ही, एक लाजवाब वकील हैं। कुछ समय पूर्व उनको वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान दूसरे राज्यों से पलायन कर रहे जो कामगार हैं, तो उनके मामले में सर्वोच्च न्यायालय के रवैये को तीखी आलोचना की थी। और प्रशांत भूषण ने भीमा कोरेगांव मामले के जो आरोपी बनाए गए थे बरबरा राव और जो सुधा भारद्वाज जैसे जेल में जो बंद नागरिक हैं, इनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बयान दिया था। अब भाई इस आलेख में जो है न्यायिक अवमानना उनके प्रकार मतलब उसके प्रकार और न्यायालय की अवमानना के लिए दंड का प्रावधान, जो अवमानना अधिनियम की आवश्यकता और अवमानना अधिनियम में संशोधन संबंधी विधि आयोग की सिफारिश, उसमें से अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी मैटर हालांकि पढ़ लेना जितना भी मैंने बताया, लेकिन कुछ एक चीजें मैं बता देता हूं जैसे कि अवमानना के प्रकार को लेकर। लेकिन ये एक्चुअल में न्यायिक अवमानना होती क्या है पहले ये भी तो पता होना चाहिए। तो भाई देखो, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ है कि किसी न्यायालय की गरिमा या उसके अधिकारों के प्रति आप अनादर प्रदर्शित करते हैं मौखिक, लिखित या कोई भी माध्यम से, तो न्यायिक अवमानना माना जाएगा। न्यायिक आदेशों की अवहेलना करते हैं तो भी न्यायिक अवमानना माना जाएगा, या उनके पालन न सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसा आप कॉल करते हैं या कोई संगोष्ठी, तो भी न्यायिक अवमानना माना जाएगा। ये सारी चीजें न्यायिक अवमानना के दायरे में आती हैं।
एक्चुअल में न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2A 1971 की धारा 2A के तहत जो है अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना में क्लासिफाई किया गया है। सिविल अवमानना का मतलब ये है कि न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2B के अंतर्गत न्यायालय के किसी भी निर्णय या कोई डिक्री या कोई रिट या किसी दूसरी प्रक्रिया की जो है जानबूझकर अवहेलना या अवज्ञा या उल्लंघन करना, इसको सिविल अवमानना माना जाता है। आपराधिक अवमानना का मतलब क्या है कि न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2C 1971 की धारा 2C, तो 2B में सिविल और 2C में आपराधिक अवमानना। तो इसके अंतर्गत न्यायालय की आपराधिक जो अवमानना का मतलब है कि न्यायालय से जुड़ी ऐसी किसी बात के प्रकाशन से है जो लिखित या मौखिक चिन्हित करके चित्रित या किसी अन्य तरीके से आप न्यायालय की अवमानना करते हैं, तो इसमें कंसीडर किया जाता है ये जो है आपराधिक अवमानना में। अब न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की बात करें तो न्यायिक अवमानना अधिनियम के अंतर्गत जो न्यायालयों की कोई भी डिक्री हो या कोई भी आदेश हो या कोई भी रिट हो, अगर अवहेलना करते हैं तो दंड दे सकता है। इस अधिनियम न्यायालयों में जो किसी भी निर्णय, रिट या निर्देश जो है इसके आदेश पर न्यायालय की अवमानना या जानबूझकर आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जिससे कि आप न्यायालय को ऐसा लगता है कि आप उसकी अवमानना कर रहे हो या उसके विचारों से आप असंगत हो सकते हो लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकते हो, तो इसको लेकर के जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने और उसके साथ साथ मतलब जो व्यक्तिगत ये लिमिटेड है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये मतलब कतई नहीं कि आप कुछ भी बोलें, तो इसको प्रबंधित करने की भी शक्ति प्रदान करी जाती है। अब 1971 के अंतर्गत जो ये न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 है। अब अधिनियम के तहत न्यायालय जो है तो न्यायालय पर न्यायिक अवमानना का केस दर्ज किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर न्यायाधीश जो है CS कर्णन, याद होगा इनको 6 माह का कारावास का दंड मिला था। CS कर्णन, ये बहुत बड़ा मामला, बहुत मामला उछला था। अब देखो न्यायिक अवमानना अधिनियम जो है 2006, संशोधन अधिनियम 2006, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की जो धारा 13 के तहत सत्य यानी ट्रुथ और जो है सुविश्वास, गुड फेथ जैसे प्रावधानों में शामिल करने के लिए न्यायिक अवमानना अधिनियम 2006 को लाया गया और न्यायिक अवमानना अधिनियम की कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सत्य और सुविश्वास के आधार पर व्यक्ति अपने बचाव के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष कुछ तर्क भी रख सकता है। न्यायिक अवमानना अधिनियम का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है? देखो, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा को बनाए रखना है, उसके महत्व को बनाए रखना है, क्योंकि उसकी आस्था को बनाए रखना है। हम सभी की आस्था होती है न्यायालय पे, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होने लगे तो फिर तो बहुत सवाल उठने लगेंगे। तो इस वजह से इसको राजनीति से अलग रखने के लिए ये प्रॉपर कोशिश की जाती है। हमारे पास एक बेहतरीन वकील है, बेहतरीन लॉयर हैं और बेहतरीन जज हैं, ठीक है। तो इसको मतलब कि प्रॉपर कहा जाता है और कई मार्ग है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा केस आया, जैसे मान लीजिए मृत्युदंड के केस में, तो आप जाके अगर आपको लगता है कि भाई न्यायालय से हमें न्याय नहीं मिला है तो आप राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत हो सकते हो। अगर तब भी नहीं आपको लगता है तो फिर आप दोबारा से चैलेंज कर सकते हो कि अपने विचार में शायद न्यायालय जो है जो निर्णय दिया है उस पर विचार कर सके। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो न्यायिक अवमानना 1971 की 2A, 2B और 2C ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस था और आप तो पूरी कहानी तो पता है, वो आप पूरी कहानी जानने की जरूरत नहीं, क्या कैसे सेटल हुआ था, है ना। अब देखो, केरल पशु और जो है पक्षी बलि निषेध अधिनियम 1968, ये एक्चुअल में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से, तो देखो सर्वोच्च न्यायालय ने केरल पशु और पक्षी निषेध अधिनियम 1968 की संवैधानिकता की जांच करने में सहमति व्यक्त की है। अब ये एक्चुअल में मामला क्या था? केरल पशु और पक्षी बलि जो निषेध अधिनियम 1968 है, इसमें राज्य के अंतर्गत देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मंदिर परिसरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने पर रोक लगाता है, ठीक है। कि मंदिर परिसर में आपको लगता है कि भगवान जो है बलि से ही खुश होंगे, तो ये प्रॉपर रोक लगाता है, ठीक है। जो 68 यानी पशु और पक्षी जो बाल, इसमें लिख देता हूं, पशु और पक्षी
पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम, बलि निषेध 1968। ठीक है। इस मामले में सुनवाई करते हुए जो मुख्य न्यायाधीश जो उस बेंच के थे शरद बोबड़े जी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने जो केरल में पशु संरक्षण कानून में विरोधाभास को रेखांकित किया, जो कि भोजन के लिए जानवरों को मारने की अनुमति देता है किंतु देवता के लिए जानवरों की हत्या की अनुमति नहीं देता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल जो सरकार है तो केंद्र सरकार और पशु कल्याण बोर्ड एनिमल वेलफेयर को नोटिस जारी किया और सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के द्वारा दायर अपील के अनुसार पशु बलि और उसकी धार्मिक प्रथा का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार केरल सरकार का अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत उसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानता है या करता है। अब देखो कि इससे पहले कि 16 जून 2020 को केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने केरल के इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा था कि भाई यह सिद्ध करने के लिए कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है कि हिंदू या किसी अन्य धर्म के अंतर्गत किसी समुदाय विशेष के लिए धार्मिक सिद्धि हेतु बलि देना अनिवार्य है। ये कहीं भी ऐसा है नहीं है, तो इस वजह से नहीं माना जाए। याचिकाकर्ता का क्या पक्ष था भाई कि मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप को लेकर के याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि भाई जो पशु बलि और शक्ति पूजा है, ये एक अभिन्न अंग है क्योंकि इस प्रथा को पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए मान्यताओं के अनुसार उसे देवी क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, देवी नुकसान पहुंचा देती है, मतलब वो इरिलेवेंट सा तर्क था। याचिकाकर्ता ने कहा कि भाई केरल सरकार का यह नियम संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उसके मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप है और इसी वजह से मामला उठाया था। मैं अब आपको अनुच्छेद 25(1) नहीं, क्लॉज 1 नहीं बताऊंगा, ये ऑलरेडी आपने कोर उस पे पढ़ लिया होगा, कोर पॉलिटी में। और ये केंद्र सरकार में जो है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है, तो ये थोड़ा सा अगर पढ़ना हो, इम्पोर्टेंट हो भी सकता है कि इससे संबंधित एक पॉइंट बना दे तो पढ़ लेना। ठीक है, तो एक ये मामला रहा। एक विधि रिपोर्ट की बात कर ले। विधि रिपोर्ट भाई देखो, विधि रिपोर्ट जो है तो दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक यानी विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के द्वारा भारत में खबरें समाचार के भविष्य की जांच करने वाली एक रिपोर्ट ने जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रिंट पत्रकारिता के जो बिगड़ते आर्थिक हालातों में जनता को विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराने की इसकी क्षमता को मुश्किल में डाल दिया है, जो सत्ता द्वारा नियंत्रित एक संस्था के तौर पे कार्य कर रहा है। अब डिजिटल समाचार का संचालन बिना किसी नियमन के होता है। सार्वजनिक संचार में पोस्ट ट्रुथ जो पैराडिज्म है, तो इसके प्रतिमानों और गलत सूचनाओं में व्यापक प्रसार डिजिटल समाचार वितरण के लाभों के साथ साथ उससे जो प्राप्त होने वाली जो उसमें से मान लो कि लाभों में बाधाएं हैं, तो सूचनाओं का जो व्यापक प्रसार डिजिटल समाचार वितरण के लाभों और उसमें से जो उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके साथ साथ जो पोस्ट ट्रुथ है, तो ऐसे परिस्थितियों में ऐसे उद्देश्य शामिल होते हैं जिनमें भावुकता, व्यक्तिगत विश्वास की अपेक्षा जनता की राय को आकार देने में एक मतलब वस्तुनिष्ठ तथ्य क्रम के प्रभावशाली होते हुए भी उसमें से कई बार आप देखते हो कि कहीं ना कहीं मतलब आक्षेप लगते हैं उसमें से। तो इसमें रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया है इसकी गुणवत्ता को लेकर के, गुणवत्ता वाले जो प्रिंट पत्रकारिता के ट्रांजिशन और सुविधाजनक बनाने में जो कानूनी सुधारों का एक रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से डिजिटल संचार ने इस दौर में कुछ और अधिक लोगों का लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफॉर्म के प्रभुत्व की जांच की भी बात करी गई है कि भाई डिजिटल समाचार के लिए जो विज्ञापन राजस्व मॉडल जो है, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू मॉडल है, ये बाजार की विफलता के संकेत को इसे प्रदर्शित करता है। कई ऐसे इसमें से सुझाव दिए गए हैं, तो ये भी आप जो विधि रिपोर्ट है इसको पढ़ लेना। इसमें से गलत सूचना के प्रसारण को रोकने के लिए एक व्यापक उपाय भी मतलब उपाय करना कि जो गलत सूचना है, जो एरर कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन गैप है, साथ में डिजिटल संचार जो संस्थाएं हैं उनको उपयुक्त जिम्मेदारियां, ये सारी चीजों को लेकर के विधि आयोग के उसमें बात करी गई है। केशवानंद वाला मैं मामला डिस्कस ही कर चुका हूं, जो मूल संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। इसमें जो भी चीजें हैं इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का से, वैसे जो उम्मीद है।
और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक दूसरा मामला आता है जो कि हम कल डिस्कस करेंगे कि मानसून और प्रश्नकाल शून्यकाल पर ये जो मानसून सत्र है तो इसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल पर प्रतिबंध को लेकर के इसमें भी बात करेंगे हम, और वो जो है इससे संबंधित जो बात है वो हम कल करेंगे। कल के उसमें इसमें से जो भी मैंने आपको मैटर आपके साथ डिस्कस किया है, अच्छा जो पूरा मैटर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो जितना भी करंट की सीजन थी हम पूरा टाइम टू टाइम एक टाइम के साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। करीब 2-3 और वीडियो आएंगे, 3 वीडियो के आसपास आएंगे, 6-7 वीडियो हो गए होंगे पॉलिटी के, ठीक है। तो फिर हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, अपना अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।